हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेकर आई आपके सामने सीडीपी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रिय को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु हमें ये बताना, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रिय जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको क्रियाशील बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए या फिर उनको सक्षम बनाने के लिए उनकी ज्ञानेंद्रियों को एक टीचर को क्या करना चाहिए? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके समक्ष सामग्री रखेंगे, सपोज हम उनके सामने कोई टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे कि हम मॉडल रख देते हैं या फिर चार्ट पेपर रख देते हैं, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ उनका निरीक्षण करवाना है हमें, तो वो उसमें क्रियाशील नहीं रहेंगे, वो सिर्फ बैठ के उस चीज का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। तो इससे बच्चा खुद एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे। अगर किसी वस्तु को वो उठा के यहाँ से वहां रख दे, तो बच्चा ये करने तो क्लास में नहीं आया ना, तो इससे वो क्रियाशील तो रहेगा, एक्टिव तो रहेगा, लेकिन वो सक्षम नहीं बन पाएगा किसी काम में, हर एक काम में। उनको क्रियाशील रखेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगर बच्चा कक्ष में शांत बैठा रहेगा, क्लासरूम में शांत बैठा रहेगा, तो फिर वो किसी भी तरह से एक्टिव नहीं हो पाएगा और ना ही किसी चीज में सक्षम हो पाएगा। तो हम बच्चे को क्या करेंगे? उनको क्रियाशील रखेंगे, मीन्स कि उनको एक्टिव रखेंगे। हम उनको एक्टिविटीज करवाएंगे या फिर जो भी पढ़ाएंगे उनसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, तो उससे क्या होगा? बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा और इससे क्या होगा? वो सक्षम भी होगा और क्रियाशील भी रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाज की उन्नति का मूल है। हमें ये बताना है समाज की उन्नति कैसे होगी। हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। तो कभी भी समाज की उन्नति तब होती है जब हर एक इंसान को एक समान समझा जाए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। केवल महिला अध्यापक हो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अध्यापक ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही अध्यापक होगी। अध्यापक कैसा होना चाहिए? महिला पुरुष दोनों ही तरह के अध्यापक एक स्कूल में होने चाहिए। बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये ऑप्शन भी गलत है। हमें हर एक बच्चे को, मीन्स कि चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, समावेशी शिक्षा में क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा में ये कहा जाता है कि कोई भी पढ़ने लायक योग्य जो बालक है, मीन्स कि कोई भी 6 से 14 साल का बालक या फिर कोई भी बालक, हम उसको अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, हम उसको क्या करेंगे? अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, ये बिल्कुल गलत है। हमें हर एक बालक शिक्षा, बालिका शिक्षा, हर एक इंसान को समान महत्व देना है, समान तरह से शिक्षा देनी है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। क्या होना चाहिए? दोनों ही शिक्षा, चाहे वो बालक को दिया गया हो चाहे वो बालिका को दिया जा रहा हो, दोनों ही एक समान होना चाहिए। हमें उनमें भेदभाव नहीं करना है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप, अगर कोई बच्चा है जो स्कूल से भाग जाता है, मीन्स वो आधे स्कूल में ही स्कूल छोड़ के चला जाता है, उसका स्कूल में मन नहीं लगता है, स्कूल में वो रह नहीं पाता है, तो हम क्या करेंगे? सूझ बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास से भाग जाता है तो हम उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। एज अ टीचर, हम एक टीचर हैं, तो किसी भी बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है, आखिर बच्चा स्कूल छोड़कर बीच में क्यों चला जा रहा है, आखिर वो वहाँ एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, वहाँ के एनवायरनमेंट में आखिर या तो वो वहाँ सेफ नहीं फील करता होगा या फिर उसका मन नहीं लगता होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को, किसी चिल्ड्रन को कोई भी प्रॉब्लम है, तो एज अ टीचर हमारा ये रोल है कि हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को जानें और जानकर उसके प्रॉब्लम को दूर करें। तो क्या करना है? स्कूल से भागने वाले बालकों को आप कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, मीन्स उनका कारण पता करेंगे कि क्या कारण है कि वो स्कूल से चले जा रहे हैं, उसके बाद उस कारण को दूर करेंगे।
मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि मिड डे मील खिलाकर हम बच्चे को कितने देर तक रोक सकते हैं, सिर्फ लंच पीरियड तक। उसके बाद अगर वो फिर चला गया तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें टेम्पररी नहीं, एक परमानेंट सॉल्यूशन। समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। इसलिए हम क्या उसको समझा बुझाकर बैठा दिए, फिर उसकी प्रॉब्लम, मान लीजिए उसकी कोई और ही प्रॉब्लम रही हो, तो हम एक दिन दो दिन उसको समझा बुझाकर तो बैठा सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को ही जड़ से ख़त्म करना है। आखिर बच्चा स्कूल से भाग क्यों जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को क्यों देना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग हम इसे कहते हैं। बच्चे को किस स्थिति में रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए। विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहा है, जब विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहा है तब हमें उसे उपचार देने की क्या जरूरत है। उपचार मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करता है डॉक्टर, पहले आपको डायग्नोस करता है कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद क्या करता है, उसका उपचार करता है। तो वैसे ही अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले डायग्नोस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो वही उपचारात्मक शिक्षण इसमें पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण हम बच्चों को क्यों देंगे। तो जब अगर बच्चा आनंद ले रहा है तो हमें उसको उपचारात्मक शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहता है, ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। जब विद्यार्थी स्वयं अपना अध्ययन कर रहा है तब उसे किसी उपचार की ही जरूरत नहीं है। विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं, तो जब विद्यार्थी आनंद ले रहा है तो हमें उपचार की जरूरत नहीं है। उपचार की जरूरत कहाँ है, जहाँ कोई प्रॉब्लम है बच्चे को। तो प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहा है। तो बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट जो है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो हम उसका उपचार करेंगे, मीन्स कि आखिर हम पता लगाएंगे कि आखिर बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, जो मेथड टीचर यूज कर रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो टीचर क्या करेगा, उसका उपचार करेगा, अपने मेथड्स में परिवर्तन करेगा। जैसे कि वो एक्सप्लेन करके समझा रहा है तो फिर उसको कुछ दिखा के टीएलएम यूज करके उसके बाद समझाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत कब है, जब विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, हमें ये बताना है ऐसी कौन सी अधिगम विकलांगता है, मीन्स की लर्निंग डिसेबिलिटी है जो पठन को प्रभावित करती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है पठन, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, लेखक वैकल्य, पठन वैकल्य, गढ़न वैकल्य, आचरण। तो ऐसा कोई वैकल्य नहीं होता है, विकलांगता नहीं होती है ऐसी। गणन विकलांगता को हम कहते हैं कि मीन्स की गणित में उसको प्रॉब्लम हो रही है, डिसकैलकुलिया हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग, ये राइटिंग डिसेबिलिटी है एक, इसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। पठन वैक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन, इसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो बच्चे को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या बच्चा किससे प्रभावित है, पठन विकलांगता है उसमें, यानी कि वो डिसलेक्सिया से प्रभावित है बच्चा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टी जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, श्रुतलेख। एक टीचर है वो क्या कर रहा है, श्रुतलेख दे रहा है बच्चों को। श्रुतलेख मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। जैसे कि हम कोई पैराग्राफ बोल रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, उसको सुनकर लिख रहा है। तो इसमें कौन सी क्षमता विकसित हो रही है, बच्चों में कौन सी क्षमता सुधार हो रहा है। तो श्रुतलेख मतलब बच्चा क्या करेगा, पहले सुनेगा उसके बाद उसको लिखेगा। तो कौन सी क्षमता, श्रवण एवं लेखन क्षमता। पहले बच्चा क्या कर रहा है, सुन रहा है उस बात को,
कोई भी हम डिक्टेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बच्चों को वर्ड मीनिंग लिखवा रहे हैं, तो हम उस वर्ड को बोलेंगे कि एप्पल लिखो, तो बच्चा क्या करेगा, पहले एप्पल को सुनेगा, उसके बाद वो उसको लिखेगा। तो कौन सी सुधार हो रही है उसमें, श्रवण एवं लेखन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। एक टीचर है जो कि फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाती है, भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। इसमें क्या है, जैसे बच्चों को हम पोयम पढ़ाते हैं तो पहले बच्चा क्या करता है, पहले टीचर एक लाइन पोयम बोलेगी तो बच्चा वो सुनेंगे पहले और फिर वो क्या करेंगे, उसको दोहराएंगे। जैसे कि पहले हम टेबल्स भी ऐसे ही याद करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है टेबल, जो पहाड़ा होता है बच्चों को वो भी ऐसे ही याद करवाया जाता है। पहले एक आदमी कोई आगे आगे बोलेगा और फिर पीछे सारे बच्चे बोलते हैं। तो वैसे ही एक टीचर हैं, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को पोयम ऐसे ही याद करवाती हैं, कविताएं ऐसे ही याद करवाती हैं। तो सुश्री सुधीन अपने विद्यार्थी के डैश को पुष्टि कर रही हैं, मीन्स कि उनके विद्यार्थियों में कौन सा कौशल विकसित हो रहा है। तो पहले क्या कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो पहले क्या, श्रवण कौशल, यहाँ श्रवण है यहाँ श्रवण, ये दोनों आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा। एवं यहाँ है वाचन, यहाँ है पठन। तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, देख के उसको रीड नहीं कर रहा है, बल्कि वाचन कर रहा है, उसको बोल रहा है। तो कौन सा कौशल विकसित होगा, श्रवण एवं वाचन कौशल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लॉज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो। आदि प्रश्नों में कि उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जैसे कि ये प्रश्न कैसा है, बहुविकल्पीय है। या फिर क्लॉज टेस्ट जो फिलअप करने के लिए आता है वो, या फिर मिलान करने के लिए, जैसे आपके पेपर्स में तो पूछा जाता है ना, मिलान करने के लिए स्टेट दिया रहता है, डांस दिया रहता है, उसका मिलान करना होता है, कौन सा किस स्टेट का डांस है, तो ऐसे। तो हमें ये बताना है वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक या निबंध। तो निबंध में तो हम सबको पता है कि क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। मौखिक, मौखिक भी नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू जो पेपर आ रहा है आपका, जो सीटेट का पेपर होता है, केवीएस का पेपर होता है, तो वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है, लेकिन वो मौखिक तो नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। पत्र लेखन, पत्र लेखन में हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, ना कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार के प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। जो बच्चे भाषा संकेत में परिवर्तन करते हैं या फिर भाषा संकेत मिश्रण करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसी अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों का मिश्रण करके बोल देते हैं कभी कभी। जैसे कि हम ही बोलते हैं, तो अगर कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं है हम शुद्ध वही लैंग्वेज बोलें, हम उसमें जरूर मिश्रण करके बोलते हैं। जैसे कि हिंदी हम बोलते हैं तो उसमें भी उर्दू का या फिर अंग्रेजी का मिश्रण होता है, मिक्स होता है, कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे कि मैं वर्ड्स बोल रही हूँ तो ये क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। तो ऐसे ही हम कुछ कुछ मिश्रण करके बोलते हैं। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, कौन बोलता है, एक एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, गढ़ वैकल्य ग्रसित बच्चों में, मीन्स कि ये किस बच्चे में देखने को मिलता है, जो भाषा मिश्रण वाली बात होती है, ये किस टाइप के बच्चों में देखने को मिलता है। तो गणन वैकल्य, यहाँ बच्चा भाषा बोल रहा है, यहाँ कैलकुलेशन की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही गणना करने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बच्चा रीडिंग डिसेबिलिटी है जिसमें, वो ऐसी बातें बोलता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। एकल भाषी बच्चों में, जब बच्चे को एक ही भाषा पता होगा तो बच्चा दो भाषा मिक्स कैसे करेगा,
तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विभाषी बच्चों में। बच्चों को दो भाषा पता है, इसलिए वो उन दोनों भाषाओं का मिक्स करके, मिश्रण करके तब बोल रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न हैं। अगर कोई बच्चा आनंद के लिए पढ़ रहा है, मीन्स कि उसका अंदर से खुद का इंटरेस्ट है, वो उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है, तो विद्यार्थी क्या कैसे पढ़ेगा? सरसरी दृष्टि से पठन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जब हमें कुछ भी खोजना रहता है या फिर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तब हम सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। बारीकी से पठन, गहनता से पठन या विस्तार से पठन, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का गहनता से पठन कब करते हैं? हम किसी चीज़ को ध्यान से कब पढ़ते हैं? जब हम हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और हमें उसका आंसर करना है, तो हम उसका गहनता से पठन करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बारीकी से पठन भी गलत हो जाएगा। आनंद के लिए हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उस चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बारे में हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी किसी का हैरी पॉटर जो बुक है वो बहुत ही फेवरेट होता है, तो वो उस हैरी पॉटर का हर एक बुक पढ़ता है, हर एक पार्ट पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? वो विस्तार से पढ़ता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया में कि कोई भी टीचर बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को हम पोयम पढ़ाते हैं तो एक्शंस के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे हम उनको पोयम पढ़ाते हैं, कोई भी पोयम, तो हम एक्शन के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, तो मछली हम ऐसे करके उसको दिखाते हैं, मछली जल की रानी है, तो हम एक्शन के थ्रू पढ़ाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समग्र भौतिक प्रक्रिया। और बच्चा क्या करता है? टीचर को देख के, जैसे जैसे टीचर एक्टिंग करता है वैसे वैसे बच्चा एक्टिंग करता है। तो इसमें डैश अवबोधन विषय का आधार है। इसमें बच्चा का कौन सा विकसित होता है, कौन सा स्किल विकसित होता है? श्रवण, पठन, वाचन या लेखन? तो बच्चा क्या करता है? कोई भी बच्चा ये तो देखता है, तो इसमें देखने जैसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा? श्रवण, यानी कि सुन के मछली बोला जा रहा है तो वो मछली की तरह मछली बनाने की कोशिश करेगा या फिर मछली की तरह बिहेव करेगा, ऐसा कुछ। तो इसमें कौन सा विकसित हो रहा है, कौन सा स्किल विकसित हो रहा है बच्चे में? श्रवण। श्रवण जो स्किल होता है, वो कौशल, श्रवण कौशल उसके में विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा सुन रहा है पहले बातों को टीचर की, उसके बाद वो एक्टिंग कर रहा है या फिर रिपीट कर रहा है चीजों को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? क्वेश्चन में लिखा है नहीं मिलेगी। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। इसमें से ऐसा कौन सा काम है जिसकी सहाय मतलब जिसके लिए शब्दकोश की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी की जरूरत नहीं है? उच्चारण में सुधार, तो इसके लिए तो डिक्शनरी की जरूरत है, क्योंकि आजकल आप लोग देखेंगे गूगल पे भी जो डिक्शनरी आ रही है, उसमें हम क्या करते हैं? उच्चारण भी सुन सकते हैं। या फिर आप अगर डिक्शनरी जो बुक आती है उसमें भी देखे होंगे, तो उसमें भी उच्चारण का तरीका लिखा होता है। तो डिक्शनरी से हमें किस चीज़ की सहायता मिलती है? उच्चारण में भी सहायता मिलती है। शब्द संपदा में सुधार, यानी कि इससे हमारी क्या होती है? वोकैब अच्छी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। डिक्शनरी से किस चीज़ में सहायता मिलती है? हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वर्तनी में सुधार, ये भी बिल्कुल सही है। डिक्शनरी हम क्यों देखते हैं? वर्तनी में सुधार करने के लिए देखते हैं। लेकिन लिखावट में सुधार, तो डिक्शनरी से हमारा लिखावट का कोई भी संबंध नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिखावट के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ नहीं करते हैं। लिखावट के लिए अलग अलग राइटिंग बुक्स आती हैं, या फिर और भी चीज़ें हम कॉपी में देख के, बुक में से देख के कॉपी में लिख सकते हैं। तो लिखावट के लिए डिक्शनरी का कोई भी सहायता नहीं लिया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा
बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, इसका मतलब ये है कि हमें जिस तरह के बच्चे के अनुसार हमें अपने इमारत को, यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ढांचे में परिवर्तन करना है। जैसे कि आप अगर स्कूल्स में गए होंगे तो छोटे बच्चों के क्लासेस में देखे होंगे कि अलग अलग तरह के पोस्टर्स लगे रहते हैं जानवरों के या फिर फल के। क्यों? क्योंकि हम उनको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो ताकि वो देखते रहें तो उनको अच्छे से याद होगा। तो ये तो एनईपी 2020 में कहा गया है कि जैसा भी बच्चे की जरूरत हो उस हिसाब से हम अपने इमारत में इमारत की ढांचा को बदलेंगे। जैसे कि जो भी अगर स्कूल्स में आप देखे होंगे तो सीढ़ियाँ भी होती हैं और रैंप भी होता है। तो रैंप किसके लिए होता है? कोई बच्चा अगर व्हील चेयर पे आता है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रैंप का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है। इसका बढ़ावा किया गया है एनईपी में। इसमें पूछा किसका बढ़ावा नहीं दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, ये भी बात कही गई है एनईपी में। संयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये भी कहा गया है कि हमें बच्चों को तकनीकी सुविधाएं प्राप्त करवानी है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो जो विशेष शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन है, उसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मीन्स कि इसको ये नहीं दिया गया है एनईपी 2020 में। उसे क्या रखा गया है? जो विशेष शिक्षा है उसे हमने एनईपी 2020 में ऑप्शनल रखा है। आप चाहे तो अनिवार्य शिक्षा ले सकते हैं, आप चाहे तो अनिवार्य शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो विशेष शिक्षा, आप चाहें तो विशेष शिक्षा ले सकते हैं, आप चाहे तो विशेष शिक्षा नहीं ले सकते हैं। उसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्सरी नहीं है, उसको ऑप्शनल रखा गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे का कौन सा विकास करना है? संवेगात्मक विकास करना है। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, तो हमें बच्चों पे अधिकार नहीं जमाना है। तो कक्ष में कैसा परिवेश नहीं होना चाहिए? अधिकार वाला परिवेश नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अगर कक्ष में नियंत्रित परिवेश होगा, मीन्स कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा वो एकदम नियंत्रित कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, तो टीचर क्या करेगा? बच्चे पे कंट्रोल करेगा। टीचर कहेगा तुम उठो तो बच्चा उठेगा, तुम बैठो तो बच्चा बैठेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। बिल्कुल गलत। बच्चे को संवेगात्मक विकास करना है तो संवेगात्मक विकास के लिए बच्चा स्कूल में ही आएगा। घर पे भी उसका विकास हो सकता है, लेकिन बच्चा स्कूल में किस लिए आता है? ताकि उसका हर एक डोमेन में डेवलपमेंट हो। संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मीन्स कि सांवेगिक विकास, सारे ही डोमेन्स में उसका डेवलपमेंट हो, इसलिए बच्चा स्कूल आता है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के हर एक विकास में भागीदारी दे, मीन्स कि उसको हर एक विकास करने का मौका दे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये बिल्कुल सही है। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक में हर इंसान को अपने बात रखने की अधिकार होना चाहिए। जैसे कि बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो बच्चा पूछ सकता है। अगर नियंत्रित क्लासरूम होगा तो जब टीचर चाहेगा तभी बच्चा पूछेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है? टीचर से पूछ सकता है। कैसा होना चाहिए हमारे क्लास का एनवायरनमेंट? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? हमें ये बताना है कि जो हम असेसमेंट करते हैं, बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं, उसका केंद्र क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। मानक वर्ग में बच्चों की लेवलिंग करना, ये बात बिल्कुल गलत है। हम बच्चों की लेवलिंग कभी भी नहीं करेंगे। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, हम बच्चों की तुलना भी नहीं करते हैं, ये वर्ड गलत है। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण करना, हमें बच्चे को ये नहीं दिखाना है कि वो क्या नहीं कर सकता है, बल्कि हमें बच्चे को ये बताना है कि वो क्या सीख रहा है, कितना सीखा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। हम कभी भी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें क्या बताते हैं कि बच्चा ने क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है, मतलब कि किस मेथड से उसको समझ में आ रहा है बच्चे को, तो हम इसका मूल्यांकन करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम। एक टीचर है, वो क्या कहती है कि बच्चे से कहती है कि तुम्हें उसने बच्चों से कहा एक उत्तर के लिए, मीन्स कि एक उत्तर मतलब कोई भी क्वेश्चन वो पूछती है और वो कहती है बच्चों से कि जितना संभव हो सके तुम इसके आंसर्स ढूंढो और मुझे आंसर बताओ। तो ये जो उपागम है अधिगम का, यह क्या दर्शाता है? बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक नहीं है, क्योंकि राशि ने क्या कहा है बच्चों को कि तुम खुद से कोई आंसर्स ढूंढो, ये नहीं कहा है कि तुम बुक से आंसर ढूंढो। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंठस्थीकरण पर केंद्रित, ना ही राशि ने ये कहा है कि बच्चे इसको आंसर को रट लो और मुझे सुनाओ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उपदेशात्मक, उस जो टीचर है वो बच्चे को उपदेश नहीं दे रही है, ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो तुम सुनाओ, नहीं। टीचर क्या कह रही है कि मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका तुम लोग जो जो आंसर दे सकते हो, जितना आंसर तुमसे बन सकता है उतना मुझे बताओ। तो ये क्या बाल केंद्रित है, कैसा ये क्लासरूम कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है, मीन्स कि वो बच्चे के बारे में सोच रही है, बच्चे के लिए सोच रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों का अधिगम अच्छे तरीके से हो, इस पे एक जो टीचर है उसको किस पे ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों में डर नहीं पैदा करना है, किसी के भी प्रति, ना ही स्कूल के प्रति ना ही परीक्षा के प्रति। हमें बच्चों में भय नहीं पैदा करना है। रट कर याद करने पर बल देना, हमें बच्चों को रट कर याद नहीं करवाना है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड हमें यूज करवाना है, जिसमें बच्चा क्रियाशील हो। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, ना कि पैसिव रखना है। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम कब महत्व मीनिंगफुल माना जाता है, जो भी चीज बच्चा सीखता है वो कब मीनिंगफुल माना जाएगा? जब बच्चे के हम पूर्व ज्ञान से बच्चे को जोड़ के बताएंगे। बच्चा पहले से जो चीज जानता हो उसको हम बेस बना के और बच्चे को नई चीजें सिखाएंगे, तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और वो जल्दी से सीख भी जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे विद्यालय में आने से पहले, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं उससे पहले बच्चे भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय में आने से पहले ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी भाषा जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सारे ही बच्चे स्कूल में आने से पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके घर वाले ने उसको वर्णमाला सिखाया ही है। बच्चे स्कूल में सीखने के लिए ही आते हैं और स्टार्ट ही वर्णमाला से करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब बच्चे वर्णमाला ही नहीं जानते हैं तो वो व्याकरण जानना तो बहुत दूर की बात है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। भाषा नहीं जानते हैं, बच्चे स्कूल में आते वक्त वो बोलना जानते हैं लेकिन भाषा नहीं जानते, वो एकदम शुद्ध अपनी भाषा नहीं बोल पाते हैं। वो आसपास से सुनते हैं, वो अपने आसपास की जो उनके पास बोली जाती है, उनके आसपास के लोग जो बोलते हैं वो बोली वो जानते हैं लेकिन वो भाषा नहीं जानते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ना क्या है? हमें ये बताना है कि पढ़ना क्या है। पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। ऐसा नहीं है कि अगर हम शब्द पहचान ले रहे हैं तो उसको हम पढ़ना कहेंगे, बिल्कुल गलत है। ऐसा हम शब्द तो पहचान ले रहे हैं लेकिन ये भी हो सकता है कि हम उसको पढ़ ना पाए। स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, सिर्फ पुस्तक ही हमें नहीं पढ़ना है,
लिखित सामग्री की पढ़ाई, ये ऑप्शन है। पढ़कर अर्थ समझना, पढ़ना का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं हम सिर्फ किसी चीज को रीड कर ले रहे हैं तो वो हमारा पढ़ना कहलाएगा। पढ़ना का मतलब होता है हम किसी भी चीज को पढ़ के उसके अर्थ को समझ सकें। अगर हम उस चीज के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। जब हम कोई भी लाइन पढ़ के, सपोज हम ये लाइन पढ़ के इसके अर्थ को समझ रहे हैं, तब हमारा पढ़ना कहलाएगा। अगर हमें इसकी अर्थ ही नहीं समझ में आ रही है तो वो पढ़ना नहीं कहलाता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़कर अर्थ समझना। तो आज के 20 क्वेश्चंस हमारे यहीं खत्म होते हैं। आप अपने स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने स्कोर्स आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।